अस्सलाम वालेकुम। संग अबीना संग के नावल उसकी किस्त नंबर 17 के साथ हम लोग हाज़िर हैं। पिछली किस्त के बारे में थोड़ा-सा बता दें कि अब रुफ़ाया को अपने वालिद की हकीकत का पता चल गया है, वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रही हैं और अब उसके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। जिस खूबसूरत लड़के से जमाल रात को अपने प्लाज़ा में मिला था, वो लड़का रूफ़ी का शौहर था। ये बात सुनकर जमाल हैरान रह गया था। जमाल का डीलर उसे रात ही बता चुका था कि मर्दों के बाजार से खरीदे गए इस लड़के को कल रात एक बेवकूफ़ लड़की खरीद कर ले गई है। इसकी बात सुनकर जमाल बहुत हैरान हुआ था क्योंकि वो लड़का बी बेच का था। फिर उसे एक लड़की ने क्यों खरीदा? जमाल को इस लड़की के बारे में जानने का बहुत तजस्सुस था जो इसके क्लब की कोई न्यू मेंबर थी और कल रात ही पहली बार क्लब आई थी। जमाल समेत उसके इस आदमी भी इस लड़की को नहीं देख सके थे क्योंकि इसके सारे आदमी कल रात जमाल के अड्डे पर मौजूद थे जहां इसके यमन से आने वाले नए ऑर्डर्स को न जाने कैसे पुलिस ने पकड़ लिया था। ये पहली बार था कि जमाल समेत उसके आदमी भी कल बोली के वक्त क्लब में मौजूद नहीं थे। क्लब के अंदर बाहर आस-पास लगे सारे सीसीटीवी कैमरे भी न जाने कैसे अपने आप खराब हो गए थे। तभी जमाल इस लड़की के बारे में अब तक पता नहीं लगा सका था और अब रुफ़ाया कह रही थी कि ये वही लड़की थी जो इस खूबसूरत लड़के को खरीद कर ले गई थी। यानी रुफ़ाया ने एक ऐसे लड़के के साथ शादी की थी जो हम जिन्स परस्त मर्दों की तस्कीन का सामान था। जमाल सोचते हुए बेहंगम से अंदाज में हंसा था। तुमने उस शख्स से निकाह किया है रुफ़ाया बीबी। क्या चुनकर शोहर ढूंढा है तुमने? जानती भी हो वो कौन है? जमाल ने मकरूह हंसते हुए रुफ़ाया से पूछा था मगर रुफ़ाया उसके अंदाज से समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। उसने एक झटके से अपना बाजू जमाल के हाथ से छुड़वाया था जिसे वो थामे खड़ा था। मेरा शौहर जो भी हो मगर वो तुम जैसा घटिया और गिरा हुआ आदमी नहीं है। तुम तो गंदगी में रेंगने वाले इस कीड़े जैसे हो जमाल जिसे देखकर सिर्फ घिन खाई जा सकती है। मैं अभी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तुम घटिया इंसान बद वाली जैसे वबाई मर्ज में मुब्तला हो। तुम्हारे और अपने नाम नहाद शरीफ बाप के सारे करतूत मैंने अभी खुद देखे हैं। वो शर्मनाक है जो कुछ देर पहले तुम लोग मिस्टर महाब यासर के बेडरूम में खेल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। घिन आती है मुझे तुमसे और अपने बाप से भी। वो जमाल की आंखों में देखते हुए नफरत से बोली थी। साथ ही उसने एक कटीली नफरत भरी नजर अपने बाप पर भी डाली थी और महाब यासर रफ़ाया की ज़बानी अपने बारे में सुनकर जैसे ज़मीन में गड़ कर रह गए थे। साथ ही उसकी आंखों में मौजूद नफरत की वजह भी इन्हें समझ में आ गई थी। तभी इनकी ज़ुबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई थी। सुबह जिस वक्त पाकिस्तान से इन लड़कों के ग्रुप को हयात लाया गया था तो जमाल ने पाकिस्तान से आए ऑर्डर में से चुनकर दो खूबसूरत कमसिन लड़कों को महाब यासर और अपने लिए महाब यासर के बेडरूम में ही बुलवा लिया था। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी बेटी अपनी आंखों से वो शर्मनाक मनाजिर देख चुकी है। वो तो समझे थे कि रुफ़ाया और हरम अब तक अपनी फ्रेंड्स के घर पर मौजूद हैं, तभी वो ज़्यादा अपने बेडरूम में वो शर्मनाक खेल खेलते रहे थे। मगर इनकी बेटी सारा सच खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब वो इससे नज़र मिलाने के भी काबिल नहीं रहे थे। तो फिर रुफ़ाया के इस अचानक निकाह और बदनाम शोहरत बाजियान क्लब में जाने पर वो इससे पास-पूस कैसे करते? अब किस मुँह से वो रुफ़ाया से कुछ पूछते? बेटी के सामने मारे शर्म और ज़िल्लत की वो सर भी नहीं उठा पा रहे थे। इनका इसके सामने खड़ा होना भी महाल हो गया था। तभी वो बिना किए किसी की तरफ देखे तेज़ी से वापस पलट गए थे और अपने बेडरूम में जाने के लिए राहदरी में मुड़े ही थे कि दो हाथों ने इन्हें पीछे से दबोच लिया था और सामने खड़े बंदे ने इनके मुंह पर हाथ जमाते हुए इनके चेहरे पर कुछ स्प्रे किया था। तभी वो एक तरफ गिरते चले गए थे और वो लोग इन्हें थाम कर पिछली तरफ वाले दरवाजे से बाहर निकल गए थे। जबकि इस दौरान अंदर खड़ा जमाल रुफ़ाया की ज़बानी अपने गुनाह के बारे में सुनकर भी ढीठ बना ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा था। ओह! रुफ़ाया बेबी तुमने तो सब कुछ देख ही लिया। अच्छा हुआ जो तुम्हें सारी सच्चाई खुद ही पता चल गई। वो क्या है ना तुम जैसे हसीनाओं के सिवा ये खूबसूरत लड़की भी मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। आज सुबह ही पाकिस्तान से एक नया ऑर्डर आया है। इसमें से मुझे 2 खूबसूरत लड़के पसंद आ गए। दरअसल ये अब सब असल मर्दों के शौक होते हैं। शादी के बाद में तुम्हें सब कुछ ही जान लेना था तो अच्छा हुआ पहले ही तुम्हें इस बारे में पता चल गया। मगर एक बात तो तुम्हें अभी तक नहीं पता, जिसे सुनकर तुम्हारा ज़ोरदार झटका लग जाएगा रूफ़ी। खुद अपने हाथों से तुम अपनी इस नाम-नहाद निगाह को तोड़ दोगी और फिर तुम्हें ना चाहते हुए भी मुझसे शादी करनी पड़ेगी। महसूस कुन अंदाज में रुफ़ाया की तरफ झुकते हुए वो मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा।
हम्म, किस भूल में जी रहे हो तुम जमाल? तुम मुझे शादी से पहले कबूल नहीं थे तो कैसे सोच लिया तुमने कि अब मैं अपने हसीना जीवन शोहर को छोड़कर तुम जैसे बच्चेकद इंसान से दूसरी शादी करूंगी? रफ़ाया जमाल की खुशफ़हमी भरे अंदाज़ में बुरी तरह भड़की थी। खुशफ़हमी मुझे नहीं रूफ़ी बेबी, खुशफ़हमी में अब तक तुम जी रही हो, क्योंकि तुम्हारा वो हसीना जो इंश्योर जिसे मेरे आदमियों ने मर्दों के बाज़ार से खरीदा था, वो तो सिरे से मर्द ही नहीं, बल्कि वो नाम नेहाद हम जिस परिस्त की तस्कीन का बाइस है, वो तुम्हारे क्या किसी भी लड़की की काबिल नहीं। अफ़सोस रफ़ाया, तुमने एक नामर्द को अपना शौहर चुना है। रुफ़ाया जमाल रुफ़ाया का मज़ाक उड़ाता हुआ बोला, जबकि उसके तज़हीक भरे लहजे में यशब के मुतल्लिक़ बकवास सुनकर रुफ़ाया के अंदर जैसे बिजलियाँ सी दौड़ने लगी थीं। उसने अपना दायाँ हाथ घुमाते हुए जमाल के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। खबरदार, अगर तुमने मेरे शौहर के मुतल्लिक़ कुछ भी कहा तो मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा। मेरा शौहर नामर्द नहीं है, सुना तुमने? वो एक नॉर्मल मर्द है। वो यशब के बारे में भले ही पूरी तरह सब कुछ ना जानती हो, मगर कल रात को यशब की ज़ात पर जुड़ा ये सच तो वो जान ही चुकी थी। तभी जमाल की घटिया बकवास सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। वो इस यशब अस्तान बट के लिए जमाल से लड़ रही थी, जिससे कुछ देर पहले वो शदीद नफरत का इजहार कर रही थी। जबकि जमाल इसके थप्पड़ का बुरा मनाए बगैर दोबारा से हंसने लगा था। अच्छा मजाक है, तुम्हारा शौहर नॉर्मल है। रुफाया बेबी, तुम्हारा शौहर कल रात मेरे कप की नुमाइश में मौजूद था, वो भी बी बैच के साथ। ये बैच हम इन लड़कों को देखे देते हैं जो नॉर्मल की फहरिस्त में शुमार नहीं होते। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद ही उन्हें इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की सिर्फ इस शख्स की खूबसूरती को देखकर अंधी हो गई। काश तुमने इसे खरीदने से पहले इसके बारे में सच जान लेती। तुमने घाटे का सौदा किया रूफी बीबी। इतनी बड़ी कीमत अदा करके भी तुमने एक ऐसे मर्द को खरीद कर ले गई। और इससे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम इससे निकाह भी कर चुकी हो। जमाल बुरी तरह हंसते हुए बोला था और इसकी चुप हुई रुफ़ाया ने तमस्खुराना निगाहों से जमाल को घूरते हुए देखते हुए सर पीछे गिराकर खुद भी जमाल के स्टाइल में ज़ोर-ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। कितने बेवकूफ़ इंसान हो तुम जमाल! तुम्हें अफ़सोस मुझ पर नहीं बल्कि अपनी कम-अक़ली पर होना चाहिए। तुम ऐसे हसास बिज़नेस में रहते हुए इतने बेख़बर हो सकते हो। बेशक ने तुम्हें धोखा दिया है जमाल, क्योंकि वो वाक़ई नॉर्मल है। और कल रात से अब तक मैं अपने शौहर के साथ बहैसियत एक बीवी के इनके अपार्टमेंट में मौजूद थी, और इसलिए तुमसे बेहतर जानती हूँ कि मेरा शौहर एक मुकम्मल और भरपूर मर्द है। वो जमाल की आंखों में देखते हुए बिना झिझक बोली थी, जबकि रुफ़ाया के इंकशाफ पर जमाल ने बेयकीनी से उसे देखा था। यानी रात को रुफ़ाया उस शख्स के साथ। इससे आगे सोचने से पहले ही जमाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसने एक झटके से रुफ़ाया को अपनी तरफ खींचते हुए इसका मुंह दबोच लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना बड़ा धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। इतना बड़ा धोखा? मुझे यानी जमाल नजमी को धोखा देकर तुमने अपने हक में बहुत बुरा किया है रुफ़ाया बेबी। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जमाल ज़ोर से दहाड़ उठा था। फिर वो रुफ़ाया को इन दोनों हाथों से दबोच कर अपने साथ लगाते हुए घसीट कर अंदर की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी रुफ़ाया ने ज़ोरदार अंदाज में अपनी कोहनी जमाल के पेट पर मारते हुए उसे ज़मीन बोस कर दिया था। फिर उसने ज़मीन पर पड़े जमाल के सीने पर एक किक मारकर दोबारा इसके मुंह पर यक्के बाद दीगरे 4-5 पंच मारे थे, और तभी कब से वहाँ खामोश खड़ी हरम भी लपक कर रुफ़ाया का साथ देने के लिए आगे आई थी। जमाल को इन दोनों ने अपनी ठोकरों पर रख लिया था। इस दौरान वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वो दोनों अभी भी किसी की मुस्कुराती ब्राउन आंखों की जद में आ चुकी हैं। फिर कुछ देर जमाल को मार पड़ते देखे वो खूबसूरत ब्राउन मुस्कुराती आंखों का मालिक वापस पलट गया था, जबकि रुफ़ाया और हरम एक के बाद एक जमाल पर वार करते हुए इसे कुछ ही देर में खूनम खून कर चुकी थी। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ लड़कियों, छोड़ दो बस को, वरना हम तुम दोनों को गोली मार दूंगे। जमाल को ठोकरों से मारती रुफ़ाया हरम सी भारी मर्दाना आवाज़ को सुनकर पलटी थी। इनके बिल्कुल पीछे दो मोटे तगड़े आदमी अपने अपने हाथों में गन थामे खड़े थे, जबकि अपने आदमियों की आवाज़ सुनकर जमाल भी सरद से उठा और उसके इशारे पर हरम और रुफ़ाया को इन आदमियों ने पीछे से पकड़ लिया था। शाबाश रफ़ीक, बशीर, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। तुम दोनों ही मेरे असल नमख़्वार हो। अब बताऊंगा मैं इन हरामज़ादियों को कि जमाल पर हाथ उठाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। रफ़ीक, गन दो मुझे। अपने मुंह से खून को फर्श पर थूकते हुए जमाल ने एक कहरबार नज़र रुफ़ाया और हरम पर डाली थी। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया रुफ़ाया महब। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जमाल ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रुफ़ाया के मुंह पर मारा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि रुफ़ाया को लगा इसका गाल अंदर से फट गया है।
रफ़ाया के बाद जमाल ने आगे बढ़कर दूसरा थप्पड़ हरम के मुंह पर मारा था। रूफी बेबी मेरी जिंदा दिल शेरनी हूँ, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, बहुत उड़ने लगी हो, मगर मैं तुम्हारे ये पर ही काट डालूंगा। तुम तो वैसे भी अब मेरे किसी काम की नहीं रही, ना ही मेरी दी हुई इज्जत तुम्हें रास आई। सोचा था कि तुमसे शादी करके अपनी बीवी बनाकर रखूंगा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हारे बाप को गोली मारकर तुम्हारे चौराहे पर लेकर जाऊंगा और तुम्हारी बोली लगाऊंगा, जगह जगह तुम्हारा सौदा करूंगा। तब तुम्हें पता चला कि तुमने जमाल के साथ धोखा करके और इस पर हाथ उठाकर कितना बड़ा गुनाह किया है। और हरम, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम भी तो हो मेरी जान। इस रुफाया महाब की तरह भी तुम्हारा भी सौदा करूंगा। यकीन करो, तुम दोनों से मुझे बहुत फायदे का माल हो। तुम दोनों की खूबसूरती वो वाहिद चीज़ है जो मेरे काम आएगी। इन दोनों मॉरिशस से एक पार्टी आई हुई है, तो मैं इन लोगों के साथ भेजूंगा। इससे पहले तक तुम दोनों मेरी कैद खाने की जीनत बनकर रहोगी। अब तुम हाथ में यहाँ से भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ले चलो इन्हें अंदर। रफाया का बाप बीच में आए तो गोली मार देना उसे। अब वो भी मेरे किसी काम का नहीं रहा। सिफाके से बोलते हुए जमाल का काला चेहरा इस वक्त मुझे बदनुमा और भयानक लग रहा था। उसके आदमियों की गिरफ्त से रुफाया और हरम खुद को छुड़ाने के लिए मज़ाहमत करने लगी थी कि तभी जमाल के एक इशारे पर इन दोनों आदमियों ने सरहद से अपनी अपनी गन रुफाया और हरम के सर पर रख दी थी, और अपने सरों पर गन देकर रुफाया समेत हरम भी साकत रह गई थी। अगर आप कोई हरकत करने की कोशिश करें तो इनकी टांगों में गोली मारकर हमेशा के लिए अपाहज कर देना। फिर इन्हें भीख मंगवाने को भेज दूंगा और दोनों से भीख मंगवाऊंगा। सबसे पहले इस महाब यासर की बेटी को गोली मारना। जमाल ने दांत पीसते हुए रफाया का मुंह अपने हाथ में दबोच लिया था, तभी हरम जोर से चीखा थी। नहीं नहीं जमाल, तुम रूफी को कुछ नहीं करोगे, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। रफाया जमाल के सामने हाथ छोड़ती हुई मुल्तजी लहजे में बोली थी। वाकई हरमीन रजा दोस्त की मोहब्बत, हाँ। बहुत मुसीबत में होने के बावजूद भी दोस्त की इतनी फिक्र है। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मेरे भाई को कुछ नहीं कहता, मगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। दोनों मेरे साथ साथ चली आओ। किसी भी किस्म की चालाकी मत करना, वरना हराम डियर तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त को गोली मार दूंगा। वैसे भी उसने और इसके इस कमीने शौहर ने मेरे साथ जो धोखेबाजी की है, इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसके बनने के बाद तुम सुद समेत इसका कर्ज अदा करना। वो हरम के चेहरे पर उंगली फेरता हुआ खबासत से बोला था, फिर अपने आदमी से हरम और रुफाया को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए वो आगे बढ़ा था। रुफाया को अपनी गिरफ्त में लिए जमाल का आदमी बशीर तकरीबन उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा था, जबकि हरम रफीक के साथ खामोशी से चल रही थी। वो लोग पिछली राहदारी का दरवाज़ा खोलकर आगे की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि तभी रुफाया महाव्यासर की बेडरूम के आगे से गुजरते हुए जोर से चीखी थी। डैड, डैड मुझे बचाएं डैड। मगर उसकी पुकार के बावजूद महाव्यासर की आवाज़ नहीं आई थी, और उसे चीखते देखकर जमाल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। ये थप्पड़ जमाल ने रुफाया के दूसरे गाल पर मारा था, जो पिछले थप्पड़ की तरह बहुत भारी था। बकवास बंद कर। ना तुझे तेरा बाप बचाने आएगा अब, और ना ही तेरा वो नंबर 2 शौहर। जो भी इस वक्त मेरे सामने है वो तुझसे पहले ही मेरे हाथों मारा जाएगा। बशीर इसे अंदर छोड़कर अपने बंदों से कहा वहां व्यासर को भी उसके ठिकाने पर पहुंचा दे, और तुम हरम बीबी चुपचाप लाउंज में चलो। जमाल ने बशीर की गिरफ्त से रुफाया को अपनी तरफ खींचने और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा था। फिर वो लोग पिछले लाउंज में पहुंच गए थे। अंदर जाते ही लाउंज के आखिरी कोने पर फर्श पर बिछे मोटे और दबेस कालीन का कोना अपनी ठोकर से एक तरफ करते हुए जमाल ने बशीर को इशारा किया था। बशीर ने फौरन पास वाली टेबल के नीचे मौजूद स्विच पर हाथ मारा था, और नीचे का फर्श स्लाइडिंग डोर की सूरत में अपने आप खुलता चला गया था। रुफाया और हरम ने हैरत से भरती आंखों के साथ ये सब देखा था। रुफाया और हरम के फरिश्तों को भी अपने घर के इस खुफिया रास्ते का पता नहीं था। फर्श के नीचे जाती सीढ़ियों से जमाल अपने आदमियों के साथ इन दोनों को लेकर नीचे चला आया था। नीचे एक अंधेरा बड़ा सा हॉल था, जहाँ पहुंचते ही जमाल ने जोर जोर से आवाज देकर कुछ लोगों को बुलाना दिन शुरू कर दिया था। शाकिर, रशीद। जमाल की आवाज देने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं आया था। रफीक, कहाँ मर गए ये सब लोग? जमाल ने झुंझुलाकर अपने बंदे को गालियां देते हुए रफीक से पूछा था। मुझे नहीं पता, मैं और बशीर तो बाहर गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी पे खड़े थे, बाकी सब यहीं अंदर थे। अभी कुछ देर पहले एक गार्ड ने हमें बताया कि उसने पिछले दरवाजे के बाहर एक अनजान गाड़ी खड़ी देखी है, और वहाँ कोई गार्ड भी नहीं है।
हम दोनों अंदर आपको यही बताने आए थे मगर अंदर पहुँचे तो ये दोनों लड़कियाँ आप पर हमला कर रही थीं। इतनी गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल में हम आपको ये बताना ही भूल गए। रफ़ीक के जवाब पर जमाल ने चौंक कर देखा। उसे बेख्तियार अपने आस-पास खतरे की घंटियाँ बजती सुनाई दी थी मगर वो जल्दी संभल गया था और फिर रफ़ीक और बशीर को इशारा करते हुए रुफ़ाया और हरम को लेकर दाएँ तरफ मुड़ गया था। यहाँ लाइन से बहुत से कमरे बने हुए थे। जमाल ने सबसे पहले वह कमरे का दरवाज़ा ठोकर से खोला था और फिर सामने नज़र पड़ते ही वो साक़त रह गया था। वो बर्क रफ्तारी के साथ धड़-धड़ करके सीढ़ियाँ उतरते हुए दानी का नंबर भी मिला रहा था मगर उस वक़्त उसे हैरत का शदीद झटका लगा था जब वह अपने अपार्टमेंट से गाड़ी तक पहुँचने के दौरान बजती हुई मतवातर बेल पर भी दानी ने इसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। उसने हैरत से फ़ोन कान से हटाकर देखा था। दानी और इसकी कॉल पिक न करे, ऐसे पॉसिबल नहीं था। ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए अशर का नंबर मिलाया और फिर इसे हैरत का दूसरा झटका भी फ़ौरन ही लगा था जब अशर ने भी उसकी कॉल को नहीं उठाया था। वो दोनों मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं क्या हुआ है? अल्लाह खैर करे। ऋषभ गाड़ी को स्टार्ट करते हुए बड़बड़ा रहा था, फिर कुछ कुछ सोचकर उसने अपने फ़ोन का ट्रैकर ऑन किया था, जो अशर के फ़ोन से कनेक्टेड था। वो ट्रैकर की मदद से अशर की लोकेशन को ट्रैक करने लगा था और ये देखकर उसके एक बार फिर करंट लगा था कि उसके फ़ोन पर अशर की लोकेशन अल हयात विला की शो हो रही थी। मैंने इस गधे को जमाल के अड्डे पर पहुँचने के लिए कहा था। ये अल हयात में क्या कर रहा है? कहीं हरम और मेरी रूफी? ओह नो! उसने गुस्से से डैशबोर्ड पर हाथ मारते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ की और हवा की तरह उड़ाता हुआ अल हयात पहुँचा था। घर के पिछले दरवाजे से पहले ही रोड पर उसने गाड़ी पार्क की थी क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आज सुबह पाकिस्तान से आने वाले नए लड़कों को अल हयात में ही रखा जाएगा। ऋषभ महीना भर इस घर में काम करके ये जान चुका था कि महाविया और जमाल अपने इस गुनाहों के कारोबार से जुड़ी सारी डीलिंग्स घर के पिछले पोर्शन में बैठकर करते हैं और इनके गैर ममालिक से आने वाले मेहमान भी घर के इसी पिछले हिस्से में आकर ठहरते थे। वह कई बार किचन के रास्ते चुपके से इस हिस्से को बाहर बाहर से देख चुका था मगर अंदर जा नहीं पाया था। बाहर टाइट सिक्योरिटी थी। चारों तरफ मुस्तैद गार्ड्स के सिवा इस हिस्से में काम करने वाले नौकर भी खासे अलर्ट रहते थे। किसी भी एरे-वेरे का वहाँ आना ममनू था। यशब बस एक बार ही इस पोर्शन को चेक करने में कामयाब रहा था जब इधर सफाई का काम करने वाला याकूब एक दिन अचानक मेहमानों की आमद पर विला के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन को भी उधर सफाई के लिए लेकर गया था। इन मुलाजमीन में यशब भी शामिल था। हालांकि वो अंदर काम करने वाले नौकरों का सुपरवाइजर था मगर उसने ज़्यादा काम होने की वजह से उसे भी पिछली तरफ बुला लिया गया था और तभी उसने चुपके से सबसे आँख बचा के इस तरफ बने सारे रूम्स का जायज़ा ले लिया था। अभी वो पिछले दरवाजे से कूदकर अंदर की तरफ पहुंच गया था और ये देखकर हैरान रह गया था कि इस तरफ हिफाजत में मामूर गार्ड्स के सिवा यहाँ काम करने वाले नौकर भी सिरे से गायब है। पूरा मेहमान खाना वीरान पड़ा था। सामने किचन एरिया से भी कोई हलचल की आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वो अंदर लाउंज समेत सारे रूम्स में भी घूम आया था मगर सिरे से सब लोग लापता थे। वो आखिरी बेडरूम के ऊपर वाले पोर्शन से उतरकर दोबारा नीचे लाउंज में चला आया था और फिर इससे पहले कि वह लाउंज से निकलकर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता, उसने लाउंज के आखिरी कोने से अपने नाम की पुकार सुनी थी और फिर जैसे ही पलटकर आवाज़ के ताक़ुब में देखा जहाँ सामने खड़े अशर को देखकर उसे हैरत के साथ गुस्सा भी आने लगा था। अशर हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रहा था। ऋषभ दौड़ता हुआ अशर के पास पहुंचा। गधे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुमसे, यहाँ क्यों आए हो तुम? रूफी और हरम कहाँ है? वो अशर को घूरते हुए पूछने लगा था। भाई भाई रिलैक्स, भाभी जान और मेरी जान, मेरा मतलब है हरम, मिस हरम शायद अंदर जमाल के साथ मगजमारी कर रही हैं। आपके ससुर साहब को मैंने अपने बंदों से कहकर कुछ देर के लिए सोने भिजवा दी है, बिना वजह डिस्टर्ब करते। फिर मैंने लड़कों के साथ मिलकर यहाँ की सफाई भी की है और आप जमाल के अड्डे की भी फिक्र ना करें, हम वहाँ की भी सारी सफाई करके इन लॉक्ड रूम्स को देख चुके हैं। आपका शक सही था भाई, इन रूम्स में काफ़ी सारा माल मिला है और इसे हम यहाँ ले आए हैं। आज आए हुए लड़कों में से एक लड़के को चुनकर कोहिनूर का खिताब भी अता किया गया। चलें आपको भी कोहिनूर दिखाता हूँ। साथ ही आपके लिए नीचे एक सरप्राइज़ मौजूद है। मज़े से बोलते हुए अरशद ने अपनी जगह से हटकर कालीन उठाते हुए साइड में रखी लकड़ी की मेज़ के नीचे हाथ ले जाकर एक स्विच दबाया और फर्श स्लाइड की सूरत खुल गया। यशब ने हैरत से खुलते हुए फर्श और नीचे जाती इन सीढ़ियों को देखा। अशरफ को गवर्निश में लाने वाले अंदाज में उसे नीचे चलने का इशारा करने लगा।
वॉशर को घूरते हुए नीचे पहुंचा और इन दोनों के अंत उतरते ही स्लाइडिंग विला वाला फर्श अपने आप बंद हो गया। वो एक बार फिर हैरत से ऊपर देखने लगा। साथ ही उसने उस जगह का भी जायजा लिया था। वो एक बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ सवाई फर्श पे बिछे कालीन के और कुछ भी नहीं था। वो चारों तरफ देखता हुआ अशर के साथ ही आगे बढ़ रहा था। इस हाल से दाएं तरफ मुड़ते ही आने वाले पहले कमरे में वो जैसे ही अशर के साथ दाखिल हुआ, सामने एक बड़ी सी लकड़ी की टेबल के पीछे बैठे शख्स को देखकर शशतर रह गया। लियो, मतलब दानी, आप आप यहाँ कैसे? वो सामने रखी बड़ी सी किंग साइज कुर्सी को इधर से उधर घुमाते ही स्थान से बोला, जो उसकी शॉक्ड कैफियत को देखते हुए महजूज कुन अंदाज में मुस्कुराने लगा था। यश मेरी जान, तुमने भी मेरे बच्चे की तरह अपने दानी को इतना निकम्मा समझा हुआ है कि मेरे होते हुए तुम लोग अपनी मर्जियां करते फिरोगे और मैं काट के उल्लू की तरह बैठा सब देखते हुए भी खामोश रहूंगा। युस्तान ने भाईजान इशारा करते हुए कहा और उसके इशारे पर यशब ने भी उस तरफ देखा था और फिर सन्नाटे में आ गया था। सामने एक कोने में पड़ी चेयर पर सर झुकाए संजीदगी से बैठा वो कोई और नहीं यशार था, जिसे देखते ही यशब तीर किसी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था और उसने खामोश बैठे यशार का कॉलर पकड़ते हुए उसे एक झटके से खड़ा करके मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया था। यश, हाथ नीचे करो। दानी की संजीदा सख्त ठहरी हुई आवाज पर यशार को थप्पड़ मारने को उठा हुआ उसका हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया था। उसने सबसे जबड़े पहुंचते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया था, साथ ही सबसे एक लम्हे को अपनी आंखें मूंद ली थी। यशब, तुरंत आओ यशब, भागो यशब भागो। यशब के कान में माँ की आवाज गूंजने लगी और वो अपनी जगह थम कर रह गया। उसने अपना कहर भरा सुर्ख आंखों को खोला। इसके सामने कोई मुजरिम नहीं बल्कि इसका छोटा भाई मौजूद था। वो अपने भाइयों के लिए बड़ा भाई ही नहीं, इनका मुहाफिज भी था। ये शारो यूशे को तमाम तर जिम्मेदारियां इस पर थी। वो अपने भाइयों के लिए अपनी मम्मी और पापा की जगह पर था। उसके भाई से गलती हो गई थी और छोटे भाइयों को मारकर उसकी गलती का एहसास दिलाना ये सबको जेब नहीं देता था। ये सारी नसीहतें दानी की थी, जिन्हें वो इस वक्त गुस्से में भुला बैठा था। इसने यशार का काला छोड़कर उसे पीछे धकेल दिया। यशार शर्मिंदगी से सर झुकाए दोबारा एक तरफ पड़ी उसी चेयर पर बैठ गया था जिस पर वो पहले बैठा था, और यशब दोबारा दानी की तरफ घूम गया। ये यहाँ कैसे पहुंचा दानी? आपने तो कहा था हमारी फैमिली को कभी हमारे काम की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। अब कहाँ गई आपकी वो चिकन्नी सिक्योरिटी जो आपने इस घर की सेफ्टी के लिए रखी थी? इन सब की आंखों में मिर्ची डालकर ये यहाँ कैसे आया? मुझे यूशु और अमल के ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं। इसकी गुमशुदगी से वो सब पागल हो चुके हैं। शुक्र करें रहमानी को तो इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, वरना वो अब तो पूरे घर में हाशर उठा चुकी होती। सबको परेशान करके ये यहाँ मजे से मुंह से बैठा है। कैसे आया ये यहाँ? उसने गुस्से से यस्तान को देखकर चिढ़ते हुए पूछा था, जबकि यस्तान अब भी खामोश बैठा रिलैक्स से अंदाज में मुस्कुराते हुए उसका गुस्से से भरा चेहरा देख रहा था। यशमनी जान, मुझ पर गुस्सा करने के लिए तुम्हारी चच्ची ही काफ़ी है। पर तुम क्यों अपने मासूम दानी पर यूं लाल पीले हो रहे हो? आगे ही मेरी शेरी बच्ची ने यहाँ आने से पहले अपनी चच्ची के हाथों मेरी खासी इज्जत अफजाई करवाई है। मत पूछो, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। इन मोहतरम ने तो बड़े आराम से अमल को चाबी लगा दी कि दानी और यश बाहर अपनी मर्जियां करते फिरते हैं और हमसे इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हमें दूध में से मक्खी की तरह वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक चुके हैं। ब्ला ब्ला एंड ब्ला। दोनों चची भतीजे, हम दोनों मासूमों पर सख्त भरम है। मेरे बच्चे को इस बात का गुस्सा है कि तुमने खामोशी से बिना किसी को बताए शादी कर ली, और तुम्हारी चची इस बात पर खफा है कि इन्हें महीनों तक कॉल नहीं करता। बस इन दोनों बातों ने मिलकर मेरी मासूम अमल को तुरकश में बदल दिया है। और ज़ौजा मोहतरमा ने मुझे गरीब पर तंज करके ऐसे ऐसे तीर बरसाए कि मेरा जिगर छलनी छलनी हो गया। खैर, तो मेरा दुखड़ा छोड़ो, अपने शहरी की दास्तान सुनो। हुआ यूँ कि तुम्हारे यहाँ आने के 2 दिन बाद ही मैं भी तुम्हारे इश्क में अपनी पूरी टीम के साथ खींचा खींचा यहाँ चला आया था। अब घूर कर मत देखो, उस्ताद मोहतरम का हुक्म था। ये सब के घूरने पर यस्तान ने वजाहत भी साथ ही दे डाली थी। हमेशा आप यही करते हैं, मेरे हर मिशन में रखना डालने के लिए मेरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचा देते। कम से कम पिछले केसेस की तरह इस केस में तो टांग ना अड़ाते। 2 साल बाद आपके उस्ताद मोहतरम ने मुझे खुद कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया था और ये काम भी उन्होंने खुद ही मुझे दिया था। अगर आपको याद हो तो आप खुद भी वहीं उनके ऑफिस के बाहर खड़े थे जब मैं इनसे बात करके निकला था। वह शिकायती अंदाज में उसे देखते हुए बोला, हाँ बेशक ये काम उन्होंने ही तुम्हें दिया था, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सलाहियतों से इनकार नहीं है। तभी उन्होंने इस मिशन के लिए मुझे या अपने किसी और ऑफिसर बल्कि तुम्हें चुना।
مگر ساتھ ہی ان کا ماننا ہے کہ تم پر لگام ڈالنا بھی ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اسی دن پہلے مجھے تمہارے فلیٹ پر بھیجا اور اس کے بعد تمہارے پیچھے یہاں بھیج دیا۔ یزدان ان کی شکایتی نظروں کو دیکھ کر ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے کو جھک کر بولا، اوہ تو اس دن آپ نے اس لیے مجھے رزاق کے ٹھکانے پر پہنچنے کو کہا تھا، اور اس گدھے اشر سے بھی جھوٹ آپ نے بلوایا تھا کہ آپ کے کہنے پر وہ روفی اور حرم کو ہوٹل چھوڑ کر آیا ہے۔ وہ بھی دانی کے انداز میں ہی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ چلیں جی ممبرس، ابھی کے لیے اتنی ہی کافی ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ابھی اس کی آئی تھنک سو کہ 2 سے 3 یا 4 تک ایپیسوڈ مزید آئیں گی، تو ذرا حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، انشاءاللہ جلدی اس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔